अच्छा, कभी सोचा है कि सुबह की चाय से लेकर रात में जलने वाली बत्ती तक हमारी ये पूरी दुनिया चलती कैसे है? इन सब के पीछे एक ही चीज है: संसाधन। ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी आज की जिंदगी और हमारा आने वाला कल दोनों टिके हुए हैं। तो चलिए, आज इसी जरूरी टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये संसाधन आखिर होते क्या हैं, उन्हें हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, तरक्की के लिए हम इनकी क्या कीमत चुका रहे हैं, और सबसे जरूरी, हमारे इस प्लैनेट के लिए आगे का प्लान क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जब हम ये शब्द सुनते हैं, संसाधन या रिसोर्स, तो असल में इसका मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, एक तरफ है एक हाईटेक स्मार्टफोन, दूसरी तरफ एक ग्लास पानी, और तीसरी तरफ एक घना जंगल। तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? एक टेक्नोलॉजी है, एक हमारी जरूरत है, और एक कुदरत है। पर पता है, इन सब में एक चीज कॉमन है। जी हाँ, ये सभी संसाधन हैं। यही तो बात है। रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ हैं, हमारी जेब में रखे फोन से लेकर दूर पहाड़ों से आते पानी तक। लेकिन क्या हर चीज रिसोर्स है? नहीं, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब वो 3 शर्तें पूरी करे। पहली, क्या हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी है? दूसरी, क्या उसे हासिल करना हमारी जेब पर भारी तो नहीं पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल है? और तीसरी, क्या हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार है? जब कोई चीज इन तीनों पैमानों पर खरी उतरती है, तब जाकर वो एक संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि रिसोर्स होता क्या है। अब अगला स्टेप क्या है? इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इन्हें क्लासिफाई करना होगा, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांटना होगा। तो सबसे पहला तरीका है उनकी उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन के आधार पर। बहुत सिंपल है। क्या वो चीज जिंदा है? अगर हाँ, तो वो है बायोटिक रिसोर्स, जैसे कि हम इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। और अगर वो जिंदा नहीं है, मतलब नॉन लिविंग है, तो वो है एबायोटिक रिसोर्स, जैसे चट्टानें, मिनरल्स, पानी। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन पर। वो है, क्या ये रिसोर्स खत्म हो सकता है? यहाँ दो तरह के रिसोर्स हैं। एक है रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय। ये वो हैं जो वापस बन सकते हैं या खत्म ही नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी, हवा। और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल, मतलब अगर ये एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए। उन्हें दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। सोचिए, कोयला, पेट्रोल, ये सब इसी में आते हैं। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। हम सबको तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस तरक्की के लिए उन रिसोर्सेज को हमेशा के लिए खोने को तैयार हैं जिनके दम पर यह तरक्की हो रही है? देखिए, जब हम बिना सोचे समझे इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। पहली, कुछ लोगों की लालच के लिए ये रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं। दूसरी, पैसा कुछ ही हाथों में जमा हो जाता है, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट जाता है। और तीसरी, हम ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और जमीन के बंजर होने जैसे ग्लोबल संकटों को दावत देते हैं, और इसका असर हम सब पर पड़ता है। और इसी सोच को एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में कहा गया है कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, और आज का विकास आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता न करे। तो जब दुनिया ने इन सब खतरों को देखा, तो सब एक साथ आए और एक नए, एक बेहतर, एक ज्यादा समझदार डेवलपमेंट मॉडल पर काम करना शुरू किया। और इसी मॉडल का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में कहें तो सतत विकास। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अपनी आज की ज़रूरतें पूरी करो, बिल्कुल करो, लेकिन ऐसे करो कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब भविष्य से उधार मत लो। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, इस पर बाकायदा काम हुआ। साल था 1992। जगह थी ब्राजील का रियो डी जेनेरो। दुनिया का पहला अर्थ समिट हुआ। सोचिए, 100 से ज्यादा देशों के हेड्स वहां इकट्ठे हुए और सबने मिलकर एक ग्लोबल प्लान अपनाया, जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21। तो इस एजेंडा 21 का मकसद क्या था? एकदम क्लियर था। 21वीं सदी के लिए एक रोड मैप तैयार करना। इसके 3 मेन पिलर्स थे। पहला, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसे रोकना। दूसरा, दुनिया से गरीबी और बीमारी से लड़ना। और तीसरा, इन सब कामों के लिए सभी देशों को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। अब ये तो हो गई बड़ी बड़ी ग्लोबल बातें, लेकिन ये जमीन पर कैसे लागू होती हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही बेसिक और जरूरी रिसोर्स पर फोकस करते हैं, लैंड यानी जमीन। और इसे हम भारत के उदाहरण से समझेंगे। अगर हम भारत के लैंड प्रोफाइल पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है।
हमारे देश का करीब 40% हिस्सा मैदानी है, 30% पहाड़ हैं और बाकी का 27% पठार यानी प्लेटो हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे देश की लाइफलाइन है। और देखिए, हर हिस्से का अपना एक खास काम है। जो 43% मैदान है वो हमारे खेत हैं, हमारी इंडस्ट्री हैं। जो 30% पहाड़ हैं वहीं से हमारी ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं, टूरिज्म भी वहीं है। और जो 27% पठार हैं वो तो खनिजों का, फॉसिल फ्यूल्स का और जंगलों का खजाना है। देश का पूरा डेवलपमेंट इंजन यहीं से चलता है। तो जाहिर है इस कीमती जमीन को बचाना बहुत जरूरी है और हम ये कर सकते हैं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, जानवरों की चराई को सही ढंग से मैनेज करके, खेतों के चारों ओर पेड़ों की लाइन बनाकर और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके। ये सब वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी जमीन को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा और उपजाऊ रख सकते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। रिसोर्सेज हमारी दुनिया को आकार देते हैं, ये तो सच है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को क्या आकार देंगे। इसका भविष्य हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि चुनाव आखिरकार हमारा ही है।